नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। मिडिल ईस्ट की महाजंग में ईरान की सबसे बड़ी ताकत है कि समुद्र में वो रास्ते जहां से दुनिया भर को तेल और गैस की भारी भरकम सप्लाई होती है। ईरान ने पहले से ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी करके अपने दुश्मन मुल्कों की नस दबा रखी है और अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट को लेकर के ईरान ने अमेरिका, इजराइल को चेतावनी दी है। अगर उनके आइलैंड पर हमला होता है तो फिर वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं। आपको बता दें, मंदेब स्ट्रेट यमन और अफ्रीका के बीच स्थित है, लेकिन ईरान की पहुंच से बहुत दूर नहीं है। अब ऐसे में अगर मंदेब स्ट्रेट पर ईरान का एक्शन होता है तो फिर पूरी दुनिया तेल और गैस की कमी से त्राहिमाम करेगी। अब इस धमकी के बाद से ट्रंप क्या करेंगे, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाए, लेकिन उससे पहले आपको बाब अल मंदेब स्ट्रेट को मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस वक्त ये बाब अल मंदेब सुर्खियों में क्यों है। तो फिलहाल देखिए, जब हम इस मैप की बात करते हैं तो इस मैप को लेकर के अब आपको एक एक करके जानकारी दे देते हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इसे स्वेज नहर कहा जाता है, जो बिल्कुल पतली सी नली है और ये दरअसल मैन मेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। मैन मेड कैनल है ये, और यहां से पैसेज जो मिलता है वो सीधे सीधे रेड सी का पैसेज है, यानी रेड सी और ये स्वेज नहर से यूरोप और साथ ही बताया जाता है कि जो यहाँ मिडिल ईस्ट ये तमाम जो देश है वो कनेक्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ में स्वेज नहर इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि यहां पर जब लाल सागर का हम जिक्र कर रहे हैं, अदन की खाड़ी का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यहां से ये एक ऐसा नहर है जहां पर बाब अल मंदेब का हम जिक्र कर रहे हैं। अदन की खाड़ी के ठीक पास में आप यहां देखेंगे यमन है, और यहां पर जो आप ये बाब अल मंदेब देख रहे हैं ये स्ट्रेट, इस स्ट्रेट के पास में बहुत ही संकरा सा रास्ता है। यहां बिल्कुल संकरा सा रास्ता होने की वजह से जो पैसेज का एरिया है वो बहुत छोटा है, लिमिटेड है, और यहां पर अब ये धमकी दी जा रही है फारस की खाड़ी की ओर से। ईरान के पास जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो कह रहा है कि आप अगर हॉर्मुज स्ट्रेट के छेड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर हम बाब अल मंदेब को भी बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये हिस्सा जो है ये एक तरीके से ठीक वहां पर स्थित है जहां पर यह बताया जाता है कि अमेरिका का एक और आर्मी बेस है, और वो अफ्रीकी देश में वो बेस लगता है ठीक इस स्ट्रेट के पास। और ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका उस किसी भी तरीके से बेस को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो फिर वो हमला यहां भी करेगा। यूएई की ओर से धमकी मिली थी, यूएई को भी यही सबक सिखाने का काम किया ईरान ने कहा कि अगर हम पर किसी तरीके से यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, ईरान पर कोई मिसाइल अटैक करने की कोशिश की जाती है, तो फिर हम यहां जो ये स्ट्रेट है इसे बर्बाद कर देंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये चौथा सबसे बड़ा ऐसा स्ट्रेट बताया जाता है जहां से कई देशों के लिए ऑयल सप्लाई होता है, और अगर ये बर्बाद हुआ तो फिर अभी लंबे समय तक के लिए ऑयल की किल्लत, पेट्रोल डीजल के दाम दुगने रफ्तार से बढ़ सकते हैं, और इन किल्लत का सामना लोगों को अभी लंबे समय तक के लिए करना पड़ जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समंदर में ईरान का इक्का, नहीं चल रहा ट्रंप का सिक्का। खुल्लम खुल्ला ट्रंप को धमकी, हॉर्मुज के बाद मंदेब स्ट्रेट की बंदी। तेल गैस ने ट्रंप को हराया, ईरान ने दुनिया को फंसाया। टेंशन में ट्रंप, ईरान कर रहा दंग। मिडिल ईस्ट में धधकती आग से दुनिया परेशान है। भले ही अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच महायुद्ध है, लेकिन इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है। वजह है तेल और गैस की सप्लाई, जिसको ईरान ने अपने दुश्मन मुल्कों के लिए बंद कर रखा है, और इसी वजह से दुनिया त्राही त्राही कर रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर तो पहले से ही दुश्मनों के लिए नाकाबंदी की हुई है, और अब अमेरिका इजराइल को खुलेआम धमकी दी है कि अगर उसके द्वीपों पर जैसे खार्क द्वीप पर हमला हुआ तो वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर देगा, जिसका मतलब है
दुनिया में तेल गैस की और ज्यादा किल्लत हो जाएगी। दरअसल ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल जंग को और बढ़ाते हैं तो ईरान का समुद्री प्लान पूरी दुनिया को परेशान कर सकता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर बंदी से दुनिया भर में गैस और तेल की मारामारी है और अब जिस तरह से ईरान ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को लेकर धमकी दी है उसने टेंशन और बढ़ा दी है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बाद बाब अल मंदेब स्ट्रेट से तेल गैस की भारी भरकम सप्लाई होती है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट एक संकरा समुद्री रास्ता है जहां से होकर जहाज सुएज नहर की तरफ जाते हैं। दुनिया के समुद्री तेल का करीब 12% इसी रास्ते से गुजरता है जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग रूट है। ये यमन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है जहां ईरान समर्थित हूती मौजूद हैं। ईरान पहले ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर दबाव बनाए हुए है जहां से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल गुजरता है। अगर बाब अल मंदेब में भी रुकावट आई तो मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का आर्थिक असर और बढ़ सकता है। मिडिल ईस्ट में जंगी हालात थमने की उम्मीद कम होती दिख रही है और इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 2% बढ़कर $104 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। ईरान जंग शुरू होने के बाद से अब तक तेल की कीमतें 40% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसकी वजह है हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही में भारी कमी, जिससे सप्लाई प्रभावित हो रही है। महाजंग के बीच कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी है। ये बढ़त ऐसे समय आई है जब ईरान ने ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। दरअसल बुधवार को खबर आई थी कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर पर बात हो रही है, जिससे कीमतों में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन ईरान के इनकार के बाद से फिर बाजार में चिंता बढ़ गई है। अमेरिका इजराइल ने भले ही ईरान को धुआं कर दिया हो, लेकिन ईरान ने भी समंदर में ट्रंप को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिससे ट्रंप का जीत पाना फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। और अगर ईरान ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर भी खेल कर दिया तो तेल और गैस की कीमतों में ऐसी भयंकर आग लगेगी जिसे बुझा पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इस वक्त हमसे चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक करके मेहमानों का मैं तारुफ आप लोगों से करवा दूं। रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। और रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान जी पूर्व नौसेना अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजिताभ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार। और सोहेल काजमी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। और करोड़ी सिंह मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं राजन सर आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि सर जब हम इस टेंशन की बात कर रहे हैं, इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त ट्रंप वाकई क्या टेंशन में है? क्योंकि ईरान तो ये खुली धमकी दे रहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ, ईरान के पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को डैमेज करने की किसी ने कोशिश की, तो फिर यूए भी इससे अछूता नहीं रहेगा। यूए के पास जो स्ट्रेट लगता है बाब अल मंदेब, उसको हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और वहीं ठीक उसके ठीक पास में स्थित है एक ऐसा पॉइंट जहां पर यह बताया जाता है कि अमेरिका का एक बेस भी है। तो कहीं इस वजह से भी तो ट्रंप टेंशन में नहीं है? देखिए शोभी जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी को आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और एक देश की जब एक ज्योग्राफी इस तरीके की है कि जितने भी चोक हमको नजर आ रहे हैं, चोक पॉइंट्स हमको जो नजर आ रहे हैं, वो इसको बीच में आवाज बहुत आ रही है। इसको म्यूट करवा दीजिए, बिकॉज एक बैक टॉक हो रही है बीच में। जी कमांडर साहब, सर आप कृपया थोड़ी देर के लिए अपना म्यूट सर माइक म्यूट कर लीजिए, क्योंकि सर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, शायद आप कहीं बातचीत कर रहे हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। अच्छा सॉरी। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक लड़ाई के लिए, और इसको ईरान के साथ क्या क्या जो फैक्टर्स हैं जो इसको अमेरिका को लेने पड़ेंगे अगर वो हमला करना चाहते हैं। सबसे पहले है कि तकरीबन 1.65 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है, और अगर आप एक इराक की लड़ाई से कंपेयर करें तो 4 टाइम्स द साइज ऑफ इराक। दूसरा 93.5 मिलियन पॉपुलेशन है ईरान की,
और अगर आप पूरे गल्फ स्टेट्स को भी मिला लें तो 16.7 मिलियन पॉपुलेशन होती है गल्फ स्टेट्स की, और यहाँ पे आप इस 4 टाइम्स 5 टाइम्स आप इसकी पॉपुलेशन देख रहे हैं। दूसरा जो इनका टेरेन है, इसको यहाँ पे माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, और आपका कोस्टल एरिया है, तो इतना आसान नहीं है ईरान के ऊपर हमला करना, पहली की चीज़। दूसरा, अमेरिका ने अपनी जो मरीन एक्सपेडिशनरी फोर्स को रवाना अपना कर दिया, ओकिनावा जापान में जो आइलैंड्स हैं उसको वहाँ से कूच कर रही हैं ये, और अपनी जो इसकी 82 एयरबॉर्न डिवीजन है, तकरीबन 7000 ये दोनों मिला के, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर का एक इसको नतीजा हो सकता है। बिकॉज अगर मैं इसको ट्रम्प का मिलिट्री कमांडर होता और मैं इसको जानता हूँ कि जिस तरीके के मिलिट्री कमांडर्स हैं ट्रम्प के पास, वो बहुत ही प्रोफेशनल और सुलझे हुए हैं, वो इसको कभी भी ट्रम्प को नहीं बोलेंगे कि आप इसको खरगा आइलैंड के ऊपर हमला करें, बिकॉज दैट इज नेक्स्ट टू सुसाइड। और अगर आप इस तरीके का एम्फीबियस ऑपरेशन भी यहाँ पे इसको करेंगे, उसके लिए जो आपको इंजीनियरिंग इक्विपमेंट भी चाहिए होती है, और फिर आपको एक बीच हेड भी बनाना है, और आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, और उसमें इसको मौतें होंगी, आपकी इसको अमेरिकन सोल्जर्स की मौतें होंगी, तो आपको इस फैक्टर को भी अपने माइंड में रखना पड़ेगा। और इसीलिए अभी एक साइकोलॉजिकल गेम इसको ईरान अपना खेल रहा है। और एक हाउतीज की स्टेटमेंट भी आपको आज मॉर्निंग में इसको हाउतीज ने भी स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले वक्त में अगर इसको ज़रूरी होगा तो हम रेड सी को एक्टिवेट कर देंगे, और आपका बाबल मंदब के ये आपने नक्शा तो आपने दिखाई दिया है, और इसको यमन है यहाँ पे, और जो आपका साउथ वेस्ट यमन है इसको हाउतीज का पूरा उसका कंट्रोल है। और ये जो रेड सी है, ये इस स्ट्रेट ऑफ मंदब से आपका मेडिटेरियन सी में कनेक्ट होता है जी, और आपका जो पूरा आपका यूरोप, ये सारी चीज़ें, तो इसमें यूरोपियन यूनियन भी इसको बहुत इफेक्ट होता है, और बाकी नेटो कंट्रीज भी बहुत इफेक्ट होती है। तो एक ऑलरेडी इसमें दरार आ चुकी है अमेरिका और नेटो के बीच में, अभी आप देखेंगे दरार और बढ़ जाएगी। तो आई डोंट थिंक ट्रम्प, जो इसको मेरा ये असेसमेंट है, इसको मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट इसको मेरा ये असेसमेंट है कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है। ये खरग आइलैंड का ऑपरेशन, इसको पॉसिबल अगर इसका हो भी गया और खुदा ना खास्ता आपने उसको कैप्चर उसको कर भी लिया, उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल होगा। एक ऑपरेशन में आप कई बार कैप्चर कर लेते हैं, बट उस चीज को होल्ड करने के लिए आपको बहुत इसको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और ज़ैग्रोस माउंटेन, जो अगर आप इसका टेरेन देखें इसका ईरान का, वो इसको खरग आइलैंड को डोमिनेट करता है, और इसको वहाँ से आर्टिलरी फायर और आप अपनी मिसाइल्स और अपना जो भी अपनी फायर है आप इसको खरग आइलैंड पे डाल सकते हैं। और मेरा लास्ट पॉइंट है, जब भी मिलिट्री ऑपरेशन प्लान करता है तो एक आपको फोर्स रेशियो भी देखनी पड़ती है। इसको फोर्स रेशियो का मतलब है डिफेंडर के पास इसको कितने इसको सोल्जर्स और आपके पास कितने सोल्जर्स। यहाँ पे फोर्स रेशियो में देख रहा हूँ 1:2 ही है खाली। और अगर एक हम इसको प्लान अपना करते हैं, अगर कोई भी ऑफेंसिव ऑपरेशन हो 1:4 या 1:6 का एक हमको फोर्स रेशियो हमको रखना पड़ता है, और यहाँ पे आपका वो जो फोर्स रेशियो बन नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऑपरेशन एक रियलिटी है। इसको बाकी कल आपका फ्राइडे आ गया है, और फ्राइडे को इसको बताया जा रहा है कि ये ट्रूप्स पहुंच जाएंगे इस एरिया में, और इसको ईरान के पास बायदू, इसको चाइना का जो सैटेलाइट है, अपनी पूरी ISR कैपेबिलिटी आज ईरान के पास है, इंटेलिजेंस, ठीक है सर, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस। तो मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, भूषण दीवान सर भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका मैं रुक करूं। इससे पहले एक बड़ी खबर ले लेती हूं। मिडिल ईस्ट की जंग पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया। ईरान युद्ध से कोविड जैसे हालात का खतरा है, ये पुतिन की ओर से कहा गया है। जो जंग लड़ रहे हैं उन्हें भी इसके असर का अंदाजा नहीं है। मिडिल ईस्ट की जंग पर पुतिन का बड़ा बयान है ये।
और ईरान युद्ध से कोविड जैसे हालात का खतरा जताया गया है पुतिन की ओर से। तो फिलहाल पुतिन ने वही बातों का जिक्र किया है जो अब से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संसद के भीतर जिक्र किया गया था और यह कहा गया था कि हमें ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रहने की जरूरत होगी। तो फिलहाल इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं लगातार मेहमानों के साथ में, और हमारे साथ रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान सर भी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगी सर, ये जो सक्रिय रास्ता है ये बताया जा रहा है कि बहुत संकरा है और यहां से गुजरने वाली जो शिप्स है उनकी तादाद ज्यादा है। चौथा, ये सबसे बड़ा रूट माना जाता है जहां से ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चलता है सर, और 10 से 12% दुनिया का 10 से 12% तेल इस रूट से आना या जाना हो पाता है। सर, अगर ये प्रभावित हुआ तो फिर कितना नुकसान उठाना पड़ जाएगा? कई शिप्स भी इसमें डैमेज हो सकती है, कई देशों पर इसका असर पड़ेगा। इस पर मैं आपका सर पहले तो मैं स्टैंड जानना चाहूंगी कि इसको आप किस तरीके से देखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पर्शियन गल्फ से 20 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन तेल निकलता है। एशिया में भी जाता है, यूरोप में भी जाता है। तो यूरोप में जाता है तो पर्शियन गल्फ से निकल के, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के वो बाबल अरब किस तरफ चला जाता है, रेड सी सुएज कनाल की तरफ चला जाता है यूरोप के लिए। वो 12% है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। एशिया को इफेक्ट इस चीज से पड़ेगा, हमारी सप्लाई कम नहीं होगी, पर ओवरऑल दुनिया में जो तेल की सप्लाई है नंबर 1, और ओवरऑल दुनिया में जो तेल की डिमांड है, अगर सप्लाई कम हो जाती है, 20% कम हो जाती है या 12% कम हो जाती है और डिमांड उतनी रहती तो महंगाई बढ़ जाएगी। जब महंगाई बढ़ जाएगी दुनिया में तो हमको भी, एशिया को भी, इंडिया को भी तेल का दाम, तेल का बजट ज्यादा बढ़ेगा। अभी हमारा तेल का बजट जो है सालाना $145 बिलियन है, रफली ट्वाइस द डिफेंस बजट। सालाना हमारा तेल का खपत है। तेल मतलब खाली नॉट ओनली तेल बट LNG, CNG, LPG सब मिला के और अदर प्रोडक्ट। तो सवाल ये है कि ये चीज जो है, हूती वहां बैठे हैं, हूती ये काम करेंगे। ईरान ने तो देखिए, ईरान के ने तो कहा है भाई शुरू तो आपने की लड़ाई, अब हम खत्म करेंगे, हम हर चीज करेंगे, हम कुवैत को हिट करेंगे, सऊदी को हिट करेंगे, दुबई को हिट करेंगे, बाबल अदब को मदद करेंगे। ये सब हो रहा है और यही सर, क्या आप ये मानते हैं कि ये रास्ता खुद अमेरिका ने दिखाया है? नहीं, अमेरिका ने तो नहीं दिखाया है। अमेरिका तो भी पुरजोर तरीके से काम कर रहा है, पर अमेरिका आप देख रही हैं वो एक बिना प्रिपरेशन के कूदे हैं इसके अंदर। इजराइल के हवाले से फोर्स किए गए हैं और सऊदी के हवाले से भी, जो हम ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करते हैं। सऊदी ने भी कहा है भाई हम तो भाई मुस्लिम सुन्नी तबके के खलीफा हैं, मुस्लिम खलीफा हैं, और अब ईरान खलीफा बनना चाहता है, टर्की भी बनने की कोशिश में था, तो हम ईरान को आगे बढ़ने दिया जाए। मिस्टर ट्रंप आप आए, इनको खत्म करें। और इजराइल तो कहता ही है कि अगर मिडिल ईस्ट में ईरान इतना पावरफुल देश है, 9 करोड़ आबादी का देश है, इराक से 3-4 गुना बड़ा क्षेत्रफल है, वहाँ खाली डेजर्ट नहीं है, वहाँ एग्रीकल्चर भी है। बाय द वे फ्रूट वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं चीन तक को भी, वो बड़ी सक्षम देश है और 2500 साल पुरानी सभ्यता वाला है। तो ईरान को, इजराइल को खतरा है और न्यूक्लियर आज देर सवेर बन जाएंगे वो। तो सवाल सर, लेकिन अगर ये रूट प्रभावित होता है तो क्या सर मैरीटाइम ब्लैकआउट इसे माना जाएगा? ये अब तक का सबसे बड़ा मैरीटाइम ब्लैकआउट माना जाएगा अगर ये प्रभावित हो गया तो? बिल्कुल ये प्रभावित होने के चांस काफी ज्यादा हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर देखिए ट्रंप साहब जो डिक्टेटोरियल तरीके से सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, मालूम नहीं पड़ता क्या कह रहे हैं वो, तो उसके चलते किसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। जब इतनी मुश्किल में अगर वो पड़ गए जैसे पढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से मरीन उन्होंने उतार दिए खर्ग आइलैंड को पकड़ने के लिए। हालांकि खर्ग आइलैंड छोटा है, 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर 20 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये सब किया तो इनकी ग्राउंड फोर्सेस अफगानिस्तान जैसी फंसी थी, वियतनाम में फंसी थी, पैसा हो जाएगा। इराक नहीं है कि वॉकओवर कर देंगे। इजराइल के कहने पे कूद गए। सवाल ये आ रहा है कि ये अभी ये ग्राउंड फोर्सेस क्यों उतार रहे हैं? इनको पता है पुराने हमारे एक्सपीरियंस से, अमेरिका को ग्राउंड फोर्सेस से ईरान के 8 लाख की फौज है, 6 लाख की आर्मी है और 2 लाख की आर्मी है।
उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल है। और मेरे को लगता है ट्रम्प साहब क्या सोच रहे हैं कि उनके देश में उनके प्रति अगेंस्ट मामला चल रहा है, तो शायद ये चाल चल जाए, लंबा खिंच जाए और शायद बहुत बॉडी बैग्स आएंगे अमेरिका के अंदर, आप देखना। और ये उतार रहे हैं, यूएस ट्रिपोली तो मलाका स्ट्रेट क्रॉस कर चुकी है। हाँ। 5-6 दिन में ये पर्शियन गल्फ में पहुंच जाएगी। और दूसरा भी हेलीकॉप्टर LHA जो है वो भी पहुंच रहा है, उसको 2-3 हफ्ते लगेंगे, अमेरिका से निकला है। तो ये जो 5 दिन का टाइम मांगा है उन्होंने, ये खाली दोबारा भारी भरपूर अटैक करने के लिए मांगा है। और ईरान तो सब करना, देखो ईरान के लिए मुश्किल नहीं है, ईरान ने तो अपने आप को बचाना है। ईरान को तो क्या है, खाली डिनाई करना है। ईरान को कंट्रोल नहीं कर रहा है पूरा गल्फ, ईरान ने तो कंट्रोल करना है, वो कंट्रोल कर रहा है, वो करता रहेगा। तो अमेरिका मुश्किल में फंस रहा है और इजराइल की बड़ी तबाही हो रही है, आप देख ही रही है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर है कि ईरान से जंग पर ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया। ईरान ने सुप्रीम लीडर बनने का ऑफर दिया है, ये ट्रंप दावा कर रहे हैं। मुझे ईरान का नेता बनने में दिलचस्पी नहीं है, ये ट्रंप की ओर से दावा किया गया है। तो ये जानकारी आपको दे दें कि ट्रंप ये हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे तो ईरान की ओर से ऑफर दिया गया था, और ये ट्रंप कह रहे हैं कि लेकिन मैंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। और उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि वो खुल करके ये बात स्पष्ट तरीके से भी इसलिए भी नहीं कह रहे क्योंकि उन पर भी दबाव है अपनी जनता का, लेकिन वो बैक चैनल के जरिए जरूर बातचीत करना चाह रहे हैं। वो किसी भी तरीके से युद्ध विराम चाहते हैं। हालांकि जो ऑफर मुझे दिया गया सुप्रीम लीडर ईरान का बनने के लिए, मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया, ये ट्रंप दावा कर रहे हैं। तो फिलहाल ट्रंप की ओर से एक और ऐसा बयान सामने आया है जिसको लेकर के अब कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि आखिर किस आधार पर ये दावा उनकी ओर से किया गया है। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि ट्रंप ने जो दावा किया, इस दावे को भी खारिज कर दिया गया ईरान की ओर से। ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसा किसी प्रकार का कोई दावा अब नहीं किया गया है। ये ट्रंप जो कह रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। कोई ऑफर नहीं दिया गया है उन्हें सुप्रीम लीडर बनने के लिए। तो एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं और इस बीच अब मैं रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि माफ कीजिएगा मैं आपके पास लौट रही हूं सर। हमारे साथ इस वक्त तमाम गेस्ट और पूरा पैनल जुड़ा हुआ है और इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट डॉक्टर अजिताभ सर भी। डॉक्टर अजिताभ सर, मैं आपके पास आ रही हूं और मुझे ये सर समझ में जो आता है, जो तस्वीर दिखाई देती है, ट्रंप ख्याली पुलाव पकाते चले जा रहे हैं। वो कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, कभी कुछ करते। ईरान बार बार उनके स्टेटमेंट्स का खंडन कर देता है। सर वो किरकिरी तो अपनी खुद की करा रहे हैं। आप ऐसे चला लेंगे क्या अपना जो महाशक्ति आप अपने आप को बनाना चाहते हैं, जो अपने पावर और पोजीशन आप दिखाना चाह रहे हैं, इस युद्ध में कूद करके तो आप अपनी किरकिरी पहले करवा चुके हैं और फिर ऊपर से सोने पे सुहागा वाली बात आप कर देते ऐसे ऐसे दावे करके। बिल्कुल सुरभि जी, आपने सही कहा। ट्रंप अपनी किरकिरी खुद ही कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हर दिन वो अपने स्टेटमेंट को बदलते रहते हैं। पिछले 27वां दिन आज है, लगभग महीने होने चले, और ट्रंप की क्या पॉलिसी है, क्या स्ट्रेटजी है, वो भी कहना बहुत मुश्किल है। उनके अपने जो एलीज हैं, जैसे अभी हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि भाई नेटो, चूंकि ये बाब अल मंदेब अगर बंद होता है, अगर वहां पे हुती ब्लॉकेड करते हैं तो इसका असर यूरोप के देशों पे भी बहुत ज्यादा होगा। और नेटो वहां पे खड़ा है। आज भी ट्रंप ने नेटो को मतलब मजाक में और एक तरह से थ्रीट भी कही है कि नेटो कहां है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो इस तरह से ट्रंप ना अपने एलीज के साथ हैं और जो उनके बेगाने हैं वो तो है ही। उनका ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है और उसकी वजह से ये सारा हुआ। देखिए पिछले जून में भी जो इन्होंने अटैक किया था ईरान पे, उस समय भी बातचीत चल रही थी और बातचीत के बीच में ही अटैक हुआ था। अभी फिर वही हुआ है। 28 फरवरी को बातचीत चल रही थी, ओमान मेडिएटर था और उस दरमियान ये ट्रंप ने अटैक किया। अब इससे कोई भी उन पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। अभी भी जो बातचीत के 15 पॉइंट ट्रंप ने दिए हैं ईरान को और बदले में ईरान 10 पॉइंट अपना दे रहा है, 10 अपनी शर्तें रख रहा है। ये ऐसी शर्तें हैं जिसकी मानना शायद दोनों के लिए मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि इससे वार रुकने के अभी चांसेस दिख रहे हैं। कल फ्राइडे को ये 5 दिन का इनका डेडलाइन खत्म हो जाएगा। अभी खबरें आ रही है कि जो इनका युद्ध मंत्रालय, इन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्ट्री को युद्ध मंत्रालय कर दिया है। अब युद्ध मंत्रालय तैयार हो रहा है
कि शायद ये रिजेक्शन कल फॉर्मली आ जाएगा, उसके बाद क्या करना है। अब पेंटागन जो इनका डिफेंस मिनिस्ट्री या वॉर मिनिस्ट्री कह लीजिए, वो ये तैयारी कर रहा है कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। अब उनका प्लान है पूरे हॉर्मुज को एक तरह से कैप्चर करना, नाकेबंदी करना। उसके लिए इन्होंने खर्ग आइलैंड इनका एक पहला निशाना है। इसके अलावा लरक आइलैंड है, अल अबू मूसा आइलैंड है, इस पे इनकी नजर है। जो कहते हैं बुट्स ऑन द ग्राउंड, हमारे को पैनलिस्ट ने बताया, उसके खतरे निश्चित रूप से बढ़ गए, क्योंकि ट्रंप का अब पॉलिटिकली उनको अगले इलेक्शन तो लड़ना नहीं है। ही इज अ फ्री मैन एंड ही इज अ बिजनेसमैन। तो वो बिजनेस के लिहाज से पूरे जो कहते हैं ना, तेल के, गैस के मार्केट के साथ साथ जो खनिज का है, ये वेनेजुएला में भी हो चुका है, तो खनिज और तेल दोनों पे कैप्चर करना चाह रहे हैं, और ये इनका बहुत बड़ा गेम प्लान है। इससे लेकिन सर, क्या ये ईरान की प्रॉक्सी पॉलिटिक्स भी मानी जा सकती है? क्योंकि कहा जा रहा है कि बाब अल मंदेब के जरिए ईरान सीधे तौर पर पश्चिम देशों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर ऐसा होता है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो कभी भी ग्लोबल इकोनॉमी का गला घोट सकता है ऐसा कदम उठा के। बिल्कुल आप सही कह रही हैं सुरभि जी, ये पूरे विश्व को भी पता है। बाब अल मंदेब इनका तुरुप का पत्ता है, और ये अगर यहाँ पे हरमुज में के साथ साथ अगर उसको भी अटैक करेंगे, उसकी अगर नाकेबंदी कर देंगे, तो विश्व व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ऑयल संकट जो आप कह रहे हैं, सिर्फ यही नहीं है, व्यापार भी उस एरिया से 30% व्यापार होता है। भारत के लिए भी वहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, अनाज के आदान प्रदान, व्यापार का भी वो एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो ये सिर्फ ऑयल क्राइसिस ही नहीं, ये ट्रेड क्राइसिस भी होगी, और अगर ये दोनों हो जाए तो आप समझिए विश्व व्यवस्था के लिए और विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। ईरान के साथ निश्चित रूप से जो उसके प्रॉक्सीज हैं, चाहे हुती, इस केस में हुती पहले पिछले 2 सप्ताह वो एक्टिव नहीं था, अब हुती भी एक्टिव होता दिख रहा है, और वो ईरान का ऑफ कोर्स एक हथियार है, एक उसका प्रॉक्सी है। उसने पहले भी चैलेंजेस दिए हैं इस रूट को क्लोज करके, या इस रूट पे अपने एक्टिविटीज को दर्शा के, पहले भी उसने चैलेंजेस खड़े किए हैं, और निश्चित रूप से ईरान इसमें कभी चूकेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए तो अब एग्जिस्टेंस की क्राइसिस है, अब उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो वो कहते हैं ना कि लास्ट जो तर्कस के तीर है वो निकालेगा, उसके लिए एक तरह से ये ब्रह्मास्त्र है। इसका प्रयोग करके वो विश्व को, या अमेरिका को, यूरोप को, या और भी देशों से, गल्फ अरब के देशों को, भारत जैसे देशों के लिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ साथ वो चाहेगा कि भारत और जो विश्व के अन्य देश हैं वो आगे आए, अमेरिका और इजराइल को कन्विंस करें, प्रेशर डालें, और निश्चित रूप से जब आम जनता पे ये सारी चीजें आएंगी तो प्रेशर ट्रंप पे बढ़ेगा, और इसका 2 हो सकता है, या तो युद्ध और ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी संभावना ज्यादा दिख रही है, क्योंकि ईरान मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपके पास लौटूं, उससे पहले अब एक सवाल मैं लेना चाहूंगी करोड़ी सर से भी। करोड़ी सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सर ये सवाल आपके लिए कि सर ये रूट मिस्र के रास्ते होता हुआ जाता है और उसकी अर्थव्यवस्था स्ट्रेट पर निर्भर करती है, लेकिन क्योंकि अब आवाजाही शिप्स की इस युद्ध के वजह से पहले के मुकाबले थोड़ी कम हुई है, मिस्र की अर्थव्यवस्था चरमराती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये कहा जा सकता है, या कहना बिल्कुल उचित होगा कि अगर वाकई मिस्र की अर्थव्यवस्था चरमरा गई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा से एक और विद्रोह एक और देश में देखने को मिल जाएगा, या इसे ये कह दिया जाए कि अरब स्प्रिंग 2.0 ये दोबारा क्रिएट हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से आपने जो बात कही वो होने की संभावना है, क्योंकि बाब अल मंदेब जो स्टेट है, अगर उसको बंद करते हैं तो पूरा नॉर्थ अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाएं डावाडोल हो जाएंगी, केवल इजिप्ट की ही नहीं, और दुनिया पे पूरी पे असर ऑलरेडी पड़ रहा है। तो इस पूरी युद्ध से एक चीज बिल्कुल स्पष्ट सामने आ रही है कि ईरान ने जो शक्तिशाली इजराइल और अमेरिका का अलायंस था, उनको शक्तिशाली को शक्तिहीनता का एहसास दिला दिया। अब ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब इससे निकलना चाहते हैं, और अमेरिका को इजराइल ने बहुत ही टेक्टिकल तरीके से ट्रैप कर लिया है युद्ध में। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि मैं किसको ट्रैप करूं जो मेरी मदद करे।
अमेरिका के साथ ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका के मित्र राष्ट्रों ने अमेरिका की मदद के लिए मना कर दिया। नेटो के जो सदस्य हैं, जो अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है, उन्होंने मना कर दिया। जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने मना कर दिया। चीन से मदद मांगी कि आप होर्मुज को खुलवा दो, उसने तो रेस्पॉन्ड ही नहीं किया, चाइना ने। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका और इजराइल को एक आइसोलेशन की स्थिति बन रही है। उसकी वजह से टीम ट्रंप ने एक ट्रिक चली है जिसको कहते हैं 15 पॉइंट का समझौता प्रस्ताव। और वो प्रस्ताव नहीं है, ये वैसा ही है जैसे आप और हमने टीवी चैनल पे भारत अमेरिका व्यापार समझौते पे बातचीत की थी। हमारे अपोजिशन के और सरकारी पक्ष भी बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे। उस समय भी मैंने ये कहा था कि भारत और अमेरिका समझौता कहाँ है, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि मध्यस्थता कहाँ है, समझौता कहाँ है ही नहीं। ये ट्रिक क्या हो सकती है, क्योंकि ट्रंप और अमेरिका आइसोलेट हो गए हैं। ट्रिक ये है कि एक तो ट्रंप ने खुद ने कहा है कि शुरू में 5 दिन उन्होंने क्रेडिट ली पूरे वार की, फिर ये कहा कि नहीं, मेरा तो वार शुरू करने का नहीं था, लेकिन मेरे एडवाइजर्स हैं, जो उनके जवाई हैं, कुशनर, विटकॉफ हैं, रूबियो हैं, हेक्साथ हैं, इन 4 लोगों ने मुझे तैयार किया कि युद्ध करो, नहीं तो ईरान हमारे ऊपर युद्ध करेगा। हो सकता है कि उसमें इजराइल की साजिश भी हो। और अब वो ये कह रहे हैं कि इससे निकले कैसे, और निकलने के लिए उन 4 से हटके अब उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को आगे किया है। जैसा कि रिपोर्ट आ रही है कि वो पाकिस्तान भेज रहे हैं, लेकिन ये कोई समझौता नहीं है, कोई नेगोशिएशन नहीं है। वो अमेरिकन जनता को ये कहना चाहते हैं, जहां ट्रंप की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई है, 61% तक गिर गई है, अब 61% विरोध में है ट्रंप के, तो वो ये चाहते हैं कि देखिए, मैं तो युद्ध समाप्त करना चाहता हूँ, युद्ध में हमारी रुचि नहीं है, हम तो अमेरिका को नुकसान नहीं करना चाहते हैं। एक तो वो वहां का मामला हो गया। दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि किसी और को इन्वॉल्व किया जाए बुक्स ऑन ग्राउंड भेजने से पहले, और जो आइलैंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं वहां वो अपनी सेना भेजे। अकेला अमेरिका बिल्कुल नहीं भेजेगा। दूसरी तरफ इजराइल है, वो लेबनान में बिजी हो गया, वो इधर अमेरिका को अकेला छोड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप साहब क्या करें, तो एक ट्रिक उन्होंने चली है कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं उनमें से किसी को साथ लिया जाए। जो छोटे छोटे कंट्री हैं उनके पास सेना नहीं है, तुर्की और पाकिस्तान के पास सेना है, और सेना का असला भी है, पूरा हथियार भी है। तो वो ये चाहते हैं इन दोनों में से कोई इन्वॉल्व हो। तुर्की इन्वॉल्व नहीं हो सकता, पाकिस्तान अमेरिका के नजदीक है, और ये ट्रिक चल के वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से कहीं न कहीं सम्मिलित हो। तो जो ट्रंप की कूटनीति है वो पाकिस्तान के थ्रू ये प्रस्ताव देना, कोई समझौता करना नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जब पाकिस्तान ईरान को प्रपोजल देगा, ईरान तैयार नहीं होगा, क्योंकि ईरान का दृष्टिकोण ये है कि मैं इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाऊंगा, कोई समझौता नहीं करूंगा। इजराइल ये चाहता है कि ईरान को पूरी तरह से खत्म करना है। अमेरिका ये चाहता है कि इससे निकला जाए किसी न किसी रूप में, तो हार के नहीं निकल सकता। तो अब वो क्या करे, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी सेना को या अपने जो सैनिक हैं वो कहीं न कहीं हमें दे दे, अमेरिका की मदद कर दे। अगर पाकिस्तान का इतना डिप्लोमेटिक फेलियर होता है और पाकिस्तान इस ट्रैप में फंसता है, तो मुझे लगता है कि ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए और खतरनाक स्थिति हो जाएगी, क्योंकि कहीं कोई समझौता नहीं है, कहीं कोई मीडिएशन नहीं है। ये केवल मीडिया के कंजम्पशन के लिए और अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं उनके कंजम्पशन के लिए एक ट्रिक है ट्रंप की, और ये ईरान अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि ईरान ने इतने बड़े पावर को जिस तरह से रणनीति और अपने जज्बात से जिस तरह डिफीट दे रहा है ईरान, उसके आगे ईरान झुकने वाला नहीं है। तो अब किस रूप में बचा, आज मान लीजिए युद्ध समाप्त हो जाता है, तो भी आने वाले कई महीनों तक रिफाइनरीज को रिकंस्ट्रक्ट करने में, ऑपरेट करने में, या जो गैस प्लांट है उनको शुरू करने में महीने लगेंगे। तो नॉर्मल सिचुएशन महीनों तक नहीं होगी। अगर और एस्कालेट होता है, नॉर्थ अफ्रीका भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो पूरी दुनिया पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसका हम केवल इमेजिन कर सकते हैं। और एक बात आपने कही थी रिपोर्ट में कि रशिया ने ये कहा है कि यह कोविड का, और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा, उससे खतरनाक स्थिति हो सकती है।
क्योंकि ईरान में रशिया के पार्टनरशिप पे जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पे इजराइल स्ट्राइक कर चुका है। वो एग्जैक्ट प्लांट पे नहीं हुआ, उसके कुछ मीटर दूर पे हुआ है, लेकिन उस तरह का होता है। तो रशिया ने ये कहा है कि इतना रेडिएशन होगा, वो 200 किलोमीटर रेडियंस में पूरे दुनिया को, उस पूरे एरिया को नुकसान पहुंचाएगा। और उसके लिए ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि इस तरह का हो रहा है। तो अगर न्यूक्लियर प्लांट्स पे होता है, चाहे वो इजराइल में हो चाहे ईरान में हो, उसके कितने भयंकर परिणाम होंगे वो केवल एक हमारा खतरनाक सपना हो सकता है, जिससे कितना डैमेज होगा। और अभी लगता है कि कहीं रुकने की गुंजाइश मुझे नहीं लग रही है। वो जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है WHO की ओर से भी आ चुका है और WHO ने भी पहले ही आगाह कर दिया था कि ये रेडिएशन अगर फैलता है तो फिर ये पूरी तरीके से सिर्फ इजराइल की वजह से होगा, क्योंकि इजराइल ने जो हमला किया और उसका रेडिएशन अब धीरे धीरे लीक हो रहा है। पुतिन भी शायद इसी वजह से आगाह करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस बीच एक और बड़ी खबर है कि ईरान से जंग पर नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। ईरान पर हमले जारी रहेंगे, ये नेतन्याहू कर रहे हैं। आप सोचिए कि अभी भी स्थिति इतनी तनावपूर्ण माहौल में, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू की ओर से कहा जा रहा है कि ईरान में जो जंग है वो और तेज की जाएगी, अभी ये हमले नहीं रुकेंगे। ईरान से जंग को लेकर के ये नेतन्याहू की ओर से कहा गया है कि ईरान पर हमले जारी रहेंगे। हालांकि आपको याद होगा कि ईरान की ओर से भी कहा गया था कि जब तक इजराइल का कोना कोना भी बचा रहेगा तब तक ये युद्ध चलेगी। हालांकि अमेरिका की ओर से जरूर ये नहीं सोचा गया था, उन्हें लगा था कि एक हफ्ते में ये युद्ध सिमटा दिया जाएगा, लेकिन अब ये ठीक उल्टी तस्वीर देखने को मिल रही है। और अब रुक कर लेते हैं सोहेल काजमी जी का, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। सर, एक सवाल जो जहन में आता है कि सर एक जिबूती जो आइलैंड, और वहां पर ये कहा जाता है कि ये अफ्रीका का वो एरिया है, लेकिन वहां पर चीन का सैन्य बेस है। चीन का सैन्य बेस होने की वजह से उस रूट का सहारा चीन भी लेता है अपने कई सारे हथियार या ऑयल्स को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए। अब ऐसे में सर, न्यूट्रल स्थिति में जिस तरीके से इस वक्त चीन बना हुआ है, इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी सर, क्या अभी चीन चाहता है कि थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, अमेरिका को इस दलदल में पूरी तरह उलझ जाना चाहिए, उसके बाद उसका कोई टेक सामने आएगा? बिल्कुल मैम, जैसे कि आप जानती हैं, पहले दिन ही जब ये अटैक हुआ ईरान पे, तो पहले दिन सबसे पहला मुल्क जो है ईरान के समर्थन में आया था वो चीन था। और चीन जो है बिल्कुल वेट कर रहा है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही है। देखिए, अल्टीमेटली ये वॉर जो है बढ़ती है तो चीन और अमेरिका के बीच में होने जा रही है। अगर जितना लंबी वॉर होगी, देखिए उसको सुपर पावर बनना है और ये सारी दुनिया जानती है वो किस तरह से काम कर रहा है। देखिए, चीन बोलता बहुत कम है और एक्शन ओरिएंटेड कंट्री है। अब ट्रंप बोलता बहुत है और करता कुछ नहीं है, तो ये सारी दुनिया के सामने एक्सपोज्ड ट्रंप है। एक तरफ मीडिएशन की बात कर रहा है, एक तरफ वाइस प्रेसिडेंट जो है इस्लामाबाद जाने की बात कर रहा है, उधर पाकिस्तान का भी मुकद्दर खुल गया कि वहां जो जितने दिन कॉन्फ्रेंस होगी मैम, वो भूखा नंगा मुल्क है, उनको 2-3 महीने की इकोनॉमी जो है इतने डॉलर्स आ जाएंगे मीडिएट करने के। मीडिएट होता है या नहीं होता वो बाद में देखेंगे। लेकिन इजराइल जो कर रहा है, इजराइल देखिए, इजराइल की ये लास्ट कोशिश होगी ग्रेटर इजराइल बनने की, लेकिन वो भी बिल्कुल तबाह अपने आप को बर्बाद कर देगा। ईरान का कल्चर हमेशा ऐसा रहा है, हम तो डूबेंगे सनम, अब तुमको भी लेके डूबेंगे। देखिए, ईरान जो है वो जिस तरह से ना तो जंगें करता है, ना जंगों को खुद इन्वॉल्व करता है। जब उन पे थोपी जाती हैं तो वो रिटेलिएट करता है, अपने वजूद को बचाता है, अपने मुल्क की सलामती की बातें करता है। लेकिन जो पूरा वर्ल्ड ओपिनियन है आज ईरान के साथ है, और ईरान के साथ होने का मतलब है कि जो अमेरिका चाहता था ग्रेटर इजराइल बन के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को उसको फॉलो करे और ये जो डिवीजन है पूरी दुनिया में वो बनाए, वो लोगों ने नकार दी है। आपने कुदस डे देखा, आपने ईद जो पिछली बार देखी कि पूरी दुनिया में शिया सुन्नी समुदाय को खामनाई की असैसिनेशन के बाद एक अम्ब्रेला के नीचे ईरान ने ला के रख दिया। कोई माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1-2% लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन पूरी दुनिया के मुस्लिम वर्ल्ड को दिल से, जज्बातों से और अपने रिलीजियस सेंटिमेंट से खामनाई साहब के जाने के बाद जुड़ता हुआ हमने देखा है। अब ये सब चीजें वो चीजें हैं कि जो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ट्रंप सर, दूसरी ओर क्योंकि आपने जिक्र पाकिस्तान का किया,
सर आपने जिक्र क्योंकि इस बीच में पाकिस्तान का भी एक जिक्र किया था, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी सर, शिया सुन्नी का जिक्र आपने किया, आसिम मुनीर का एक स्टेटमेंट था और उनका ये कहना था कि जिन लोगों को अगर शिया से ज्यादा प्रेम हो तो आप एक काम कीजिए, आप ईरान ही क्यों नहीं चले जाते हैं, आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। और सर यह अमेरिका उसी को मध्यस्थता के लिए अप्रोच कर रहा है कि पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता करे, ईरान क्या इस चीज के लिए तैयार हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए कितना खूबसूरत सवाल है और इसी के अंदर जवाब है कि आसिम मुनीर ने अमेरिका को खुश करने के लिए शिया सुन्नी का कार्ड वहां खुद खेल दिया, और जो पाकिस्तान का जो कायदे आजम जिन्ना है वो खुद शिया था, और जब टू नेशन थ्योरी पे पाकिस्तान बनाया 3 महीने बाद कैंसर की उसकी बीमारी से उसकी डेथ हो गई। तो ये शिया सुन्नी करना, शिया सुन्नी तो एक है, मुहाजिर, अहले सुन्नत, अहले हदीस, ये पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम है, वो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन के बिना कभी मुल्क चला ही नहीं है, ना बना है, ना चला है, ना चलेगा। तो ये उसी की खुशी में वो इस्लामाबाद को चुना गया है, इतने डॉलर्स देंगे भैया, ये ऑर्गेनाइज करो, मीडिएट करो, 2-3 महीने आपका भी खाना चलेगा। तो आसिम मुनीर साहब तो बड़े खुश है, लकी है कि वो मीडिएशन के लिए इस्लामाबाद को चुना गया, इसी वजह से कि शिया सुन्नी करने के इस चक्कर में। तो इससे तो फर्क नहीं पड़ता है। देखिए पूरी दुनिया जो है उसमें जो सीरियस ग्लोबल लीडर्स है, आज यूएन की भी स्टेटमेंट आई है, वो भी चाहते हैं, वो भी अमेरिका को बोल रहे हैं कि भाई हाँ शुरुआत करो बातचीत की। वहां से जो मॉनिटरी लॉस है वो अमेरिका को बहुत ज्यादा हो गया। ट्रंप ने यूएस कांग्रेस से पैसे की मदद मांगी है, उन्होंने इनकार कर दिया कि आने वाले दिनों में इलेक्शन है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है देने को। वहां की सब चीजें जो है, समीकरण जो है, देखिए ट्रंप तो उसने तो तबाही कर दी अपने मुल्क की, और अपने मुल्क की जो पॉपुलैरिटी, जैसे करोड़ी सिंह सर ने कहा कि 27% रह गई है। अब तो ये अगर रुक जाए तो बहुत अच्छा, हम तो दुआ करते हैं, क्योंकि जंगें किसी भी मसले का हल नहीं होती हैं, उससे तबाही और तबाही होती है। लेकिन ट्रंप को समझ आ चुकी है कि ये अगर लंबा चलेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान पूरी दुनिया को तो होगा ही होगा, लेकिन अमेरिका को बहुत होगा। और एक वर्ल्ड नरेशन जो है, पॉलिटिकल नरेशन, जियो पॉलिटिक्स में जब भी ये जंग खत्म होगी वो बदल जाएगी और पूरी दुनिया उसको बदलेगी। अब सर इसमें एक सवाल ये भी है कि मध्यस्थता करने के लिए जिस तरीके का अप्रोच, या फिर अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर ईरान मध्यस्थता करना चाहता है, वो भले खोल करके नहीं कह रहा है लेकिन बैकएंड से वो चाहता है कि मध्यस्थता हो जाए, सीज फायर हो जाए, और बार बार ईरान इस बात का खंडन कर दे रहा है। वो दावा कर दे रहे हैं कि मुझे तो सुप्रीम लीडर बनाने तक का ऑफर दे दिया था ईरान ने, और मैंने उस ऑफर को ठुकराया है। ईरान इस दावे का भी खंडन करता है, वो कहता है कि वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया था, बिल्कुल झूठ है, सफेद झूठ। सर आपने कहा कि मध्यस्थता की बात को लेकर के सर अमेरिका की ओर से अब तक पिछले 12 महीने में ही हमने ये देखा है कि किस तरीके से लगभग 3 जगह डिसाइड हुए। 2025 के समय में ओमान को चुना गया था, पहले तो वियना का ऑफर अमेरिका ने दिया, उसे ठुकरा दिया ईरान ने। उसने कहा कि हम जगह तय करेंगे, आप वहां आएंगे तो बातचीत होगी। उसके बाद चुना गया ओमान मस्कट को। उसके बाद 2026 में ही अमेरिका की ओर से तुर्की का ऑफर दिया गया था कि तुर्की में बातचीत हो, उसे भी ठुकराया ईरान ने, कहा कि हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं बताएंगे कि हमें कहां मिलकर के बातचीत करनी है मध्यस्थता को लेकर। उसने कहा ओमान या जिनेवा में आप बातचीत कीजिए, हम आ जाएंगे। वहां बातचीत हुई लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। तीसरी जगह ऑफर की गई अमेरिका की ओर से इस्लामाबाद। सर क्या जिस तरीके की अभी हम तस्वीर देख रहे हैं कि पिछले 2 बार तो अब तक ऑफर ठुकरा चुका है ईरान कह रहा है कि हम तो किसी तरीके से युद्ध विराम चाहते नहीं है, जो जंग चल रही है चलने ले दीजिए। तो क्या हम ये मान करके चले कि इस्लामाबाद भी ईरान ठुकराएगा? और दूसरी चीज, अगर इस बार ये सीज फायर को लेकर के मध्यस्थता नहीं होती, बातचीत नहीं होती, तो ये जंग की आंच अभी और कितनी आगे बढ़ेगी? मुझे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी आई है, क्योंकि जंगें जो हैं वो किसी मसले का हल नहीं होती हैं इस बात, क्योंकि ये जो बाकी मुल्कों के नाम आपने लिए, ये भी उसी के किराए के जो भाड़े होते हैं ना, वो है अमेरिका के। और जहां जहां ईरान ने स्ट्राइक किया, ये सब यूएस बेसिस पे किया। जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, वो मुस्लिम ममालिक जिनको अमेरिका चाहता है टू लीड द मुस्लिम वर्ल्ड, वो आज लोगों ने नकार दिया सबने। और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं ईरान की जितनी भी अटैक्स हुए, जितनी भी 8 कंट्रीज में हुए यूएस बेसिस पे, नॉट ऑन सिविलियन पॉपुलेशन। तो पाकिस्तान तो डूबा हुआ मुल्क है, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिकल रिसेशन से जूझता हुआ मुल्क है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि ईरान की पेशरफ्त होगी, वो जरूर जाएगा, बात करेगा, लेकिन उसके जो अपने जो 15 पॉइंट्स का जो फार्मूला ट्रंप लेके आया, देखिए जी
वो अगर जो भी नेगोशिएशंस होंगी अल्टीमेटली ट्रम्प बोलेगा मैंने जंग जीत ली है, अभी मीडिएशन शुरू नहीं हुई वो बोलता मैंने जंग जीत ली है। तो किसी तरह से भी जो भी वहां लोग होंगे, जो भी एडवाइजर्स होंगे, किसी न किसी तरह कोशिश करेंगे कि ट्रम्प की साख भी जाते जाते बच जाए, मरने से पहले वो नोबेल पीस प्राइज उसको मिल जाए और वो जो है जंग किसी तरह रुक जाए और अमन अमान जो है पूरी दुनिया में कायम दायम हो। लेकिन ये मैं आपसे कह दूं कि पूरी दुनिया का वर्ल्ड नरेशन जो है जियोपॉलिटिक्स का ट्रंप के जाने के साथ बदलता हुआ दिखाई देगा और पूरी दुनिया को एक दूसरे नजरिए से आपको देखना होगा और पूरी दुनिया एक दूसरे नजरिए से आगे चलेगी। ये ट्रंप हमें दे के जाएगा जब भी जाएगा। ठीक है भूषण सर, मैं आपका एक बार फिर से रुक कर रही हूँ और ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरीके का ख्याली पुलाव अपने आप में पकाना शुरू कर देते हैं ट्रंप, कभी उनको लगता है वो जंग जीत चुके हैं, क्योंकि एक जगह वो जब भाषण दे रहे थे तो उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि मुझे सुप्रीम लीडर बनने के ऑफर के साथ में जब मैंने ठुकराया तो ये हम समझ सकते हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं भाई, वो तो हमें ये ऑफर दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ईरान बार बार कहता है कि हम किसी कीमत पे पीछे हटेंगे नहीं। तो सर, ईरान झुकने को तैयार नहीं है, इजराइल रुकने को तैयार नहीं है, अमेरिका वो अलग ही धुन में एक राग अलाप रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं। आप जंग जीत चुके हैं तो सीज फायर क्यों नहीं हुआ, या आपकी शर्तें जो थी वो ईरान ने क्यों नहीं मानी? ईरान जितना आसान दिखाई देता था, लेकिन क्या अब ये हम समझ ले कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान उस हथकंडे को अपनाने की कोशिश कर रहे कि कैसे हम ट्रंप को उनके घुटने पर ला दे, पूरा अमेरिका ना सही लेकिन ट्रंप तो अपने घुटने पर बैठ जाए। बिल्कुल सुरभि जी, ट्रम्प तो अपने घुटने पे आएंगे। मैं आपको एक बात और ही बता दूं, वो घुटने पे आए या ना आए आप देख लेना, समझ लीजिए अमेरिका ने वॉर ऑलरेडी हार चुके हैं। बताऊं क्यों? ये इसमें जो भी आगे 3 महीने युद्ध चले, 1 महीना चले, 6 महीने चले, इसके बाद गल्फ के अंदर अमेरिका का वर्चस्व खत्म है, जीरो है। क्यों? सऊदी, कतार, बहरीन कहेंगे इतने हमने तुमको पैसे दिए, बेसिस दिए, तुमको बचा नहीं पाए। अमेरिका का वर्चस्व अमेरिका मिडिल ईस्ट में खत्म है, नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे बताएं, ये रूस जो है जो इतना ऑयल प्रोड्यूस करता है जितना सऊदी करता है, तो रूस तो खुश है, बढ़ता रहे प्राइस ऑयल का, रूस की इकोनॉमी बड़ी हो रही है, नंबर 1। दूसरा, रूस कहेगा मिस्टर ट्रम्प 4 साल तक आपने असला दिया यूक्रेन को हमारे नाक में दम करने के लिए, अब भुगतो, हम भी नहीं बंद होने देते। चीन भी कहेगा आइए भुगतिए और हम आप यहाँ बिजी रहिए, हम ताइवान में जून जुलाई में जो हार्मोज स्टेट्स होती हैं, वो हार्मोज स्टेट क्या ये ताइवान स्टेट होती है चीन और ताइवान के बीच में, उनका वेदर ऐसा होता है कि जून जुलाई अगस्त उन 2-3 महीनों के अंदर अटैक हो सकता है ताइवान पे चाइना के हवाले से। तो चाइना तो खुश है, हम कहीं फंसा रहे, तो अमेरिका ट्रम्प पूरी तरह फंस गए हैं और पीस प्राइस की बात तो दूर रही। और देखिए पेट्रो डॉलर खत्म हो जाएगा। पेट्रो डॉलर क्या है? ये सऊदी है, सारे देश हैं, गल्फ कंट्रीज हैं। भाई आप कई सालों से निक्सन के टाइम से आप जो डॉलर में खर्चा करोगे, डॉलर में बेचोगे और वो डॉलर का इन्वेस्ट करोगे अमेरिका में, ये है ना पेट्रो डॉलर। ये पेट्रो डॉलर की जरूरत खत्म हो जाएगी। ब्रिक्स भी यही कर रही, ऑल्टरनेटिव करेंसी आए डॉलर की, क्योंकि डॉलर का एक अमेरिका के एक छत्र राज के पीछे पेट्रो डॉलर है, वो भी वीक होएगा। हर तरीके से ट्रम्प हार रहे हैं। मैं तो भाई ये कहता हूँ कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ट्रम्प बुरी तरह हार जाए तो कहीं वो न्यूक्लियर ऑप्शन ना ऑपरेट कर ले, वो और हर बात ना कर ले। और उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो वो तो दूर ले गए वगैरह, तो 5,000 रुपए होते हैं उसके अंदर, 5,000 होते हैं। अगर वो डूब जाते हैं, वो अटैक कर लेता है ईरान की मिसाइल सबमरीन कोई भी कर लेता है, तो क्या होगा? तो उसमें बॉडी में इतने आ जाएंगे कि ट्रम्प को ऊपर लाने हर्बल वाली बात जापान वाली ना हो जाए, न्यूक्लियर ऑप्शन ना कर ले। ये सब बड़े भारी खतरे हैं। फिर भी ट्रम्प क्या करें, अभी तो पीछे हट नहीं सकते। और मैं आपको बात बताता हूँ, अभी अगर अकॉर्ड होता भी है, आपको तो पता है 2015 में अकॉर्ड हुआ था न्यूक्लियर, जिसे कहा जाता है JCPOA, तब प्लान ऑफ एक्शन क्या था? न्यूक्लियर अकॉर्ड अमेरिका और ईरान के बीच में था। और गारंटर कौन थे? 6 कंट्रीज, P5, USA, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना और जर्मनी, वो गारंटर थे। उसके टर्म्स पूरे टर्म्स अभी आएंगे इनके हाथ में, अमेरिका के हाथ में। उसके अंदर तो आपको पता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी नहीं कर रही थी, न्यूक्लियर अरेंजमेंट नहीं करेंगे, वो सब भी ये नहीं करा पाएंगे ईरान से अभी। तो हार तो चुके ही हैं, पर कैसे निकले की नाक की बात है, कैसे विड्रॉ करें? विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं।
फंसे हुए हैं। क्या सोच ठीक रहे हैं एक और गेम खेल लिया जाए? ठीक है सर, वहाँ क्योंकि ground समय ball का पे अभाव है तो एक आखिरी सवाल मैं फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट डॉक्टर अजिताभ जी से भी लेना चाहूंगी। डॉक्टर अजिताभ सर एक सवाल ये भी ट्रंप को लेकर के ज़हन में जरूर आता है कि पहले तो आपने शुरुआत कर दी वेनेजुएला से, आपको लगा कि मदुरै को जिस तरीके से आपने गिरफ्तार किया उतना ही आसान ईरान पर अपनी हुकूमत चलाना होगा। वेनेजुएला को लेकर आपने ये कह दिया कि यहाँ अब से हमारी हुकूमत चलेगी, पर ईरान में ऐसा हो नहीं पाया। अयातुल्लाह अली खामेनी के मारे जाने के बाद मुस्तफा अली खामेनी आ गए और वो कहते हैं कि ये लीडर हमें पसंद नहीं है, इसे भाई बदल दो, हम तो उसे भी उस पर भी हमला करेंगे, उसे भी मार देंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि आप हमसे पूछ करके तय कीजिए कि आपका अगला लीडर कौन होना चाहिए। सर ये ट्रंप अब बताएंगे क्या कि किस देश को कब रिजीम चेंज करना चाहिए, किस देश को कौन सी सत्ता की चाबी किसे सौंपनी है, कब सौंपनी है, ये ट्रंप तय करेंगे क्या? और आज अगर बारी वो ईरान की लेकर के आते हैं, कल ग्रीनलैंड की बात कर रहे थे, क्या अगली सुबह उठते कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना अचानक से माइंड डाइवर्ट कर दे कि अब दूसरे देश पर हमला कर दो? देखिए सुरभि जी, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। ट्रंप का अगर आप देख लीजिए, ट्रंप को 2.0 की बात की जाए तो दोनों बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वो अपने आप को दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। ये सीधा सीधा दिख रहा है। वेनेजुएला में बड़ी आसानी से इन्होंने कर लिया, उसके कई सारे फैक्टर्स थे, वहां के लोग ज्यादा इनसे अपोज थे, उसकी ज्योग्राफी अलग थी, तो बहुत आसान था अमेरिका के लिए उसको कैप्चर करना, और उन्होंने किया। लेकिन ईरान के केस में जो यहाँ की ज्योग्राफी है और जो यहाँ के पॉपुलेशन का, इनफैक्ट इन्होंने सोचा कि शायद टॉप लीडरशिप को खत्म कर लेंगे तो यहाँ रेजिमे चेंज खुद जनता खुद ब खुद कर लेगी, लेकिन वो होता नहीं दिख रहा है। हुआ उल्टे क्या कि ये जो खमनेई की हत्या हुई उससे वहां की जनता और एकजुट होकर दिख रही है। इसलिए ट्रंप यहाँ पे मार खाते दिख रहे हैं, क्योंकि जनता अभी तक जो उनकी उम्मीद थी, मोसाद ने एक खबर आई कि जो इजराइल का इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोसाद ने युद्ध से एक दिन पहले नेतन्याहू को ये रिपोर्ट दी थी कि ये युद्ध 1 साल भी चल सकता है, और मुझे दिख रहा है कि ये उस तरह की बातें उसी दिशा में जा रही है, क्योंकि ईरान में जो इन्होंने सोचा वो होता नहीं दिख रहा है। इनके तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्रीनलैंड, क्यूबा, उसके बाद इधर आप कह लीजिए कनाडा तक को उन्होंने नहीं छोड़ा है, जो उसका अपना नेबर है इमीडिएट, उस तक को उन्होंने थ्रेट किया है। तो इनके ख्याली पुलाव चलते रहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि इसमें जो गल्फ अरब के देश हैं वो पिसे जा रहे हैं। उनकी आप देखिए, चाहे यूएई की बात कीजिए, सऊदी की बात कीजिए, कतर की बात कीजिए, इन सब की इकोनॉमी पे दे आर डिपेंडेंट ऑन पेट्रो डॉलर। इनके लिए पेट्रो डॉलर कितना, और वो पूरा उसी को ठप कर दिया है ईरान ने। दूसरी तरफ इनका जो बिजनेस हब ये उभरे हैं, या एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ये उभरे हैं, ये सारे पर अब क्वेश्चन मार्क आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा असर जो गल्फ अरब के देश हैं, खतरा इस बात का है कि गल्फ अरब के देश अब गल्फ नेटो की बात कर रहे हैं, यूनिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज भी जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की मीटिंग के बाद ये स्टेटमेंट जीसीसी ने दिया है, ईरान को वार्निंग भी दी है कि अभी तक हम डिफेंसिव मोड में हैं, बट अगर आप इस तरह से सिविलियन एरियाज पे अटैक जारी रखेंगे तो हम अटैक करने के लिए भी बाध्य होंगे। और मुझे लगता है कि सऊदी अरब, यूएई ऑलरेडी अमेरिका के पीछे हैं, अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से एक आतंकवाद का और एक जो प्रॉक्सीज के थ्रू आतंक फैलाने का काम किया है, निश्चित रूप से वो ये सारे देश उससे परेशान हैं, और उससे निजात पाना इनकी प्रायोरिटी होगी। क्योंकि ईरान बार बार इन चीजों को यूज करके एक तरह से उसने हॉर्मुज को हाईजैक कर लिया है, और इन देशों पे अपना जो प्रभुत्व दिखाने की इसकी कोशिश है। इजराइल ऑफ कोर्स होने नहीं दे रहा है। ठीक है सर, क्योंकि समय का अभाव है, इस वजह से सर आप सभी का धन्यवाद करना पड़ा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े, और रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान सर, फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर अजिताभ सर हमारे साथ फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट जुड़े, और सोहेल काजमी सर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े थे, और करोड़ी सिंह मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का फिर से धन्यवाद इस बात को लेकर के चर्चा करने के लिए कि आखिर वाकई ट्रंप के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, अगला कदम क्या हो सकता है, और ईरान क्या प्लानिंग पहले से करके बैठा है, क्या ये जंग
अभी वाकई साल भर खिंच सकती है। तो फिलहाल ये चर्चा का विषय अभी भी और गहराता चला जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं और लगातार अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। वो अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने का काम भी करें, लेकिन यहाँ रुक रहे आप छोटे से ब्रेक के लिए।